हेलो क्लास सेवेंथ जो बच्चे हिंदी पढ़ने वाले हैं, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम आपको पार्ट 14 मिठाई वाला पढ़ा रहे थे। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी इस कहानी के लेखक हैं। आपने भाग 1 मिठाई वाला पढ़ा, समझा भी होगा। और अब बारी आती है पार्ट 14 मिठाई वाला भाग 2 की। तो भगवती प्रसाद वाजपेयी जी भाग 2 में इस कहानी में क्या बताते हैं, यहाँ से देखिए। मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था। रोहिणी सोचने लगी कि इतने सस्ते में कैसे दे गया वो खिलौने। ठीक है, वो तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही, ये तो निश्चय है। एक ज़रा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसने इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती उसे। 6 महीने बीत गए। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया था। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वो एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वो मुरली बेचता भी है, वो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती रही होगी। एक व्यक्ति ने पूछा, कैसा है वो मुरली वाला? अरे कौन सा मुरली वाला, क्या बजाता है, कितने में दे रहा है, वगैरह वगैरह। मैंने तो उसे नहीं देखा है। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही कोई 30-32 का रहा होगा। दुबला पतला गोरा युवक है। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, गले में जो बांधने का मफलर टाइप में होता है उसे साफा कहते हैं। वो तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार ने तुमने बतलाया था उसी प्रकार का भी वही है। तो वही होगा, पर भाई है तो वो तो उस्ताद है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती रहती है, हर जगह उसका जिक्र होता रहता है। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक, मीठा, मधुर, मृदुल स्वर, वो आवाज़ सुनाई पड़ता है बच्चों के कानों में। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला आया है। रोहिणी ने भी मुरली वाले का ये स्वर, ये जब आवाज़ सुनी, तुरंत ही उसने खिलौने वाले का स्मरण हो गया। उसे एकदम से खिलौने वाला याद आ गया। उसने मन ही मन सोचा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। उसने कहा, जरा उस मुरली वाले को तो बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए कुछ ले लूं। क्या पता ये फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ते हैं पार्क में खेलने निकल पड़े हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र अखबार पढ़ रहे हैं, चुन्नू मुन्नू के पिता। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? मुरली जो तुम बेच रहे हो उसकी कीमत क्या है? अब आ जाओ इधर। किसी की टोपी गली में गिर गई, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, और किसी को सोधनी उसका पाजामा ही ढीली होकर लटक गई। बच्चे दौड़ने लगे। इस तरह से दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का वो झुंड वहां पर आ पहुंचा मुरली वाले के पास। एक स्वर से सब बोल उठे। एक ही आवाज में सब ने कहा, हम भी लेंदे मुरली, यानी हम भी मुरली खरीदेंगे। और हम भी लेंदे मुरली, यानी उनकी तोतली आवाज में, हम लोग भी मुरली खरीदेंगे। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा, खुशी से बहुत झूम गया। वो सबको देंगे भैया, आराम से, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे, हम इतनी जल्दी वापस थोड़ी जाने वाले। ये सारी मुरली बेच कर ही जाएंगे। बेचने तो आए ही है, और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 मुरली लाया हूं बेचने के लिए। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही हम ये मुरली बेच देंगे। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा रहे थे, अंदर बाहर। फिर वो बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ऊपर ही लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ यानी कि हैरान परेशान हो उठा। वो हैरान रह गया। मुरली वाला बोला, क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है, ये असली कीमत इनकी क्या होगी? ये तो ग्राहकों का दस्तूर है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर बेचे, चीज़ क्यों ना बेचे। दुकानदार जो है वो नुकसान में ही सामान क्यों ना बेचे, पर ग्राहक
यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे का विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते, आपको कहीं नहीं मिलेगा 2 पैसे में। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी। मैंने 1000 मुरली बनाने का ऑर्डर दिया था और ये 1000 मुरली मुझे 2 पैसे मुरली के हिसाब से खरीदनी पड़ी। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया है और आगे भाग 3 अब आपको हम कल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।